हिंदी में हमारी एक बहुत ही फेमस कहावत है 36 का आंकड़ा होना और ये चीज मैं अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के लिए कह सकता हूँ। बिल्कुल फिट फिट बैठता है इनके ऊपर ही, क्योंकि स्मैकडाउन के बाद भी भाई ये जो अरीना है उसमें देख सकते हो आप कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस यहाँ पे भी लड़े जा रहे हैं। वहाँ सारे जो लोग हैं, मतलब जो अरीना में वहां पे थे, वो सब देख रहे हैं अरे कैसे मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये केविन ओवेंस और कोडी रोड्स को आपस में छुड़ा पाना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा। एक बहुत ही फनी पिक्चर मैंने देखी, इसको मैं लगा दूंगा और आप सोचो कि इस फोटो के साथ साथ लोगों ने क्या क्या मीम बनाए होंगे। वो स्पॉट वैसे थोड़ा अटपटा सा भी लगा, जिस तरीके से वो कोडी रोड्स केविन ओवेंस के ऊपर गिरे थे। और आजकल जितने करामाती फैंस हैं, कोई एक छोटी सी चीज दिख जाए बस उसका कैसे कुछ का कुछ बनाना है वो सबको आता है अच्छे से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 602 में। और भाई आज काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ी बातें विंस मैकमैन के बारे में पता चली है। इंटरेस्टिंग ये क्यों है, ये सारी बातें मैं आपको बोलने के बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको विंस मैकमैन का एक ट्वीट दिखाता हूं जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली किया है। वैसे इसको बताने में मेरे को लेट हो गई क्योंकि स्मैकडाउन था, फिर कल शाम को जो है हमने जॉन सीना के पूरे फेयरवेल टूर की बात करी, उसको जाके देखना अगर जॉन सीना के बड़े वाले फैन हो तो ही। तो यहाँ पे विंस मैकमैन का क्या ट्वीट है आप देख सकते हो। पूरी देखो भाई, कितना बंदा, कितना खिलाड़ी आदमी, दिमाग के साथ कितने सही तरीके से उसने खेला है, लेकिन वो खेल में उतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं विंस मैकमैन। सबसे पहले ये ट्वीट देखो जहां पे वो बताते हैं कि जो केस है वो क्लोज हो चुका है। पिछले 3 सालों से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अलग अलग गवर्नमेंटल एजेंसीज की तरफ से, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ था, मच ऑफ दैट स्पेकुलेशन वाज मिसगाइडेड एंड मिसलीडिंग। ये उनके ऊपर जो केस लगा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली उन्होंने लिखा कि बस कुछ लेखा जोखा का एरर था, वो लिखित पढ़त में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने पर्सनल पेमेंट करी थी। और यहां पे लिखते हैं आई एम थ्रिल्ड दैट आई कैन नाउ पुट ऑल दिस बिहाइंड मी। यानी इस ट्वीट से पढ़ के इसको क्या लगेगा, जिसको ज्यादा कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कि विंस मैकमैन के ऊपर सारे जो केसेस वाली चीज है ये सेटल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, विंस मैकमैन कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पे आप बच नहीं सकते, कहीं से भी बच जाओगे, भले ही सारे कलेश यहां पर होते, लेकिन इस मामले में बहुत बढ़िया मैं मानूंगा ट्विटर को। ट्विटर की तरफ से ही एक यहाँ पे रीडर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट डाल दिया गया है कि ये जिस चीज की बात कर रहे हैं विंस मैकमैन, ये उनके हश मनी वाले पुराने केस की बात हो रही है जो जनरल ग्रांट वाली चीज से पहले आया था। आपको याद होगा चैनल पर अगर आप एक्टिव चैटर हो, 3 साल से होना चाहिए वैसे इस बात को जानने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पेमेंट्स विंस मैकमैन ने किए हैं और एक एनडीए भी साइन करवा लिया था जो भी उन्होंने मिसकंडक्ट किया था। उस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, उस बारे में ही विंस मैकमैन बात कर रहे हैं। जो अभी जनरल ग्रांट वाली चीज हुई है इससे रिलेटेड, इस मतलब उस चीज से रिलेटेड इस ट्वीट का मतलब नहीं है, लेकिन विंस मैकमैन ने इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो ऑब्वियसली इसके बाद स्पेकुलेशन अब यही आनी थी कि क्या विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं, मे बी अब वो किसी नई चीजों की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विंस मैकमैन ने खुद बोला है भाई कि जब वो अपने आप को रिटायर तब मानेंगे जब वो एक्चुअल में डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इस लाइफ में जीने का मतलब ये है कि लगातार काम करते रहना। अब वो काम उनके अलग अलग तरीके के भी हो जाते हैं कई बार, वो अलग चीज है। एलिगेशंस उनके ऊपर लगते रहते हैं। बहुत ही बेकार सा फिगर विंस मैकमैन का हो गया, वो आपको पता ही है, उनको किस तरीके से अब लोग याद रखते हैं, ये सब जानते हुए भी कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, आज अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ विंस मैकमैन की वजह से ही है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, जनरल ग्रांट वाली चीज से भी इसको लिंक कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब इन सारी चीजों से ही रिलेटेड ब्रॉक लेसनर भी हैं, तो जैसे ये चीज सामने है तो बस ऐसी बात होने लगी भाई क्या ब्रॉक लेसनर भी अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर विंस मैकमैन का मामला सारा क्लियर हो गया तो ब्रॉक लेसनर का भी क्लियर हो चुका होगा। लेकिन बात उस वाले केस की हो ही नहीं रही है, यहाँ पे विंस मैकमैन पुरानी सारी चीजों की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी मेरी मुझे लग रहा है गला सा बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना बस आज के लिए। तो ये विंस मैकमैन की इस चीज को बता था कि शायद नेक्स्ट अभी वो कुछ और बड़ी चीजें प्लान कर रहे हैं, और ऑब्वियसली केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, वो अभी भी चलते रहेंगे। लेकिन इस चीज को ऐसे नहीं लिंक करके देख सकते कि विंस मैकमैन वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पचड़े और हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में या टीकेओ में अभी भी जो शेयर है वो विंस मैकमैन रखते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी है विंस मैकमैन की, लेकिन वो सिर्फ इस तरीके से कि जैसे किसी एक इन्वेस्टर ने कंपनी में बस पैसे लगाए, बस ऐसे देख सकते हो, कोई ऐसा रोल नहीं है उनका। हाँ, अगर कुछ उनसे एडवाइस या सजेशन लेना चाहे वो खुद जाके पूछ सकता है, लेकिन विंस मैकमैन कुछ थोप नहीं सकता। तो फिर इससे आप ब्रॉक लेसनर को भी लिंक करो कि अब ये सारा चीज केस क्लियर नहीं होता तो फिर ब्रॉक लेसनर के आने को लेकर भी फिर हमेशा ही जो संशय है वो बना रहेगा। हालांकि आपको पता है ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन दोनों डिफरेंट नेम है। भले ही विंस मैकमैन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हैं, ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी हैं, लेकिन ज्यादा जो नजरों में है वो विंस मैकमैन है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को अगर आप देखो तो इससे पहले उनको कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस मैकमैन से ज्यादा ब्रॉक लेसनर को रेट करेगी इस समय, क्योंकि
उनको पता है विंस से ज़्यादा ब्रॉक लेसनर वैल्यू ला के दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑन स्क्रीन टैलेंट है, जबकि विंस का जब भी कोई काम होगा तो वो बैक स्टेज ही होगा। तो विंस को वापस लाना स्पॉन्सर्स को बहुत अफेक्ट कर सकता है। हालांकि ब्रॉक लेसनर के केस में ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, लगता नहीं कि शायद इतना कुछ चीज़ों का फर्क पड़ेगा। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इतना जब वो नाम भी लेते हैं ब्रॉक लेसनर का, तो फिर मे भी मामला कुछ अलग भी हो सकता है। तो सारी कहानी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि विंस मैकमैन वापस आ रहे हैं, लेकिन पुराना कोई मुद्दा उनका सुलझ चुका है। अभी वाला जो सबसे गर्म हुआ मुद्दा था, जो कि विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री में भी था, उसका भी मामला टस से मस हुआ नहीं है। यार हर एक नया दिन आता है और कुछ अलग ही बात रेसलमेनिया के बारे में पता चल जाती है। अब जो रिपोर्ट आई है भाई रेसलमेनिया के बारे में इंटरनली, वो जो 2 मैचेस किए, एक तो देखो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले काफी कुछ टाइम से। लेकिन गुंथर की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अब कंसीडर करने लगी है, वो है लोगन पॉल के साथ। यार लोगन पॉल के बारे में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ लोगन पॉल के अराउंड ही घूम रहा है। और यार एक चीज मैंने नोटिस करी, मे बी ये आपको किसी और सोर्स की तरफ से ऐसे पता ना चले, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है मेरी। लोगन पॉल और कॉनर मैग्रेगर का अगर मैच फाइट होने वाली थी बॉक्सिंग वाली ओरिजिनली, और अगर वो नहीं हो रही है तो क्या वो इसी वजह से तो नहीं हो रही क्योंकि लोगन पॉल का सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस साल की रेसलमेनिया में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अपने लिए एक बहुत बड़ा सुपरस्टार देख रही है, इसलिए वो उनको किसी और तरीके के रिस्क में नहीं डालना चाह रही, भले ही कॉनर मैग्रेगर और ये लोगन पॉल की जो फाइट है वो स्क्रिप्टेड है कैसे भी हो, क्योंकि ये एग्जीबिशन टाइप का मैच है। इसके अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी अथॉरिटी या बॉडी नहीं होने वाली जो देखने वाले इस चीज़ों को। तो ये इसको बस मजे एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। इंडिया में बॉक्सिंग फाइट की मैं बात कर रहा हूँ कॉनर मैग्रेगर और लोगन पॉल की। अब क्योंकि इसमें KSI का नाम आ गया है, तो शायद लोगन पॉल इसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यही तो रीज़न नहीं है कि वो ये बॉक्सिंग वाली चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि फिर उसके लिए उनको अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। भाई लोगन पॉल के बारे में जितनी बातें हो रही है, ऐसा लग तो रहा है कि कुछ इस बार रेसलमेनिया में बड़ा ही रोल है उनका। और ये भी तो मैंने सुना था कि 2025 में एक तरीके से फुल टाइम एथलीट, फुल टाइम टैलेंट की तरह ही लोगन पॉल काम करेंगे। तो शायद वो रेसलमेनिया से बता सकता है। फिर हमको बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, मुझे पता है ये, और शायद मुझे भी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोगन पॉल की वजह से बहुत बड़ा कोई मैच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। फुल रिस्पेक्ट है लोगन पॉल के लिए, लेकिन फिर भी यार बड़ा मैच नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लोगन पॉल के बारे में कुछ टाइम पहले मैंने आपको यही बताया था कि शायद उनका मैच जॉन सीना के साथ भी हो सकता है, रेसलमेनिया में भी हो सकता है। तो मार्क हेनरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड, उन्होंने अपनी एक स्पेकुलेशन थ्योरी या प्रेडिक्शन की है। कहते हैं कि अगर लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच हो रहा है तो रॉयल रंबल में आपको यही दिखने वाला है कि लोगन पॉल रॉयल रंबल मैच में एंट्री करके जॉन सीना को इस मैच से एलिमिनेट कर देंगे, जिसकी वजह से जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के लिए सेटअप कर पाएगी। अगेन वही मैं कहना चाह रहा हूँ यार, अगर कोई ज़्यादा बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मैच हो तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम इसको क्राउन जूल या फिर सऊदी अरबिया के शो में कर दोगे तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन ये 4-5 जो बड़े शोज PLE होते हैं वहाँ पे तो यार बड़े मैचेस ही होने चाहिए। लोगन पॉल के आने से बड़े मैच की फील तो आती है, लेकिन फिर वो पता है कि वो स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई उस तरीके से उसको डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो लगेगा कि हाँ भैया एक बड़ा मैच बस डब्ल्यूडब्ल्यूई को बनाना था, इसलिए लोगन पॉल यहाँ पे आ गए। आई थिंक ब्रॉन्सन रीड के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कब उनका रिटर्न होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो ये कुछ तो पोस्ट है NOAH नोआ प्रमोशन की, उसके नीचे उन्होंने कमेंट करके लिखा है, रिप्लाई करके लिखा है कि जुलाई में शायद मैं होपफुली क्लियर हो जाऊंगा। तो अभी हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि शायद जुलाई, अभी कितना है भाई, ये तो पूरा ऑलमोस्ट आधा साल ही पड़ा है ब्रॉन्सन रीड को रिकवरी में लगा। और मैंने आपसे बोला भी था कि इसके रिकवरी में टाइम लगता है। तो रेसलमेनिया के बाद भी थोड़ी छुट्टी ही रहने वाली है ब्रॉन्सन रीड की, जुलाई। अब उन्होंने खुद ही बोल दिया कि शायद जुलाई में वो आ सकते हैं। उसमें फिर ये है कि क्रिएटिव प्लान्स नहीं हुए तो फिर भी 2-3 महीने और लटक सकता है। तो थोड़ा तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन को ब्रॉन्सन रीड मिस करने वाले हैं। अच्छा यार, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, मैं पिछले काफी टाइम से मेरे दिमाग में घूम रहा था, सोचा आज पूछ लेता हूँ। ये LA नाइट के साथ क्या हुआ है भाई? LA नाइट को अगर आप पिछले 1 साल पहले देखोगे, या जब रोमन रेंस के साथ वो उनको एकदम से फ्यूड मिली थी, तो कैसे उनका स्टॉक एकदम बढ़ गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि LA नाइट के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे। हाँ, रिएक्शन उनको अच्छा मिलता है, लेकिन ये वही पीरियड नहीं है मेक इट और ब्रेक इट वाला कि कोई सुपरस्टार ऐसे चढ़ रहा होता है। अब अगर यहाँ से वो ऐसे चढ़ गया तो ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई फिर वो ऐसे ऐसे ही रह जाता है, उसको लेके बन जाता है कि हाँ यार तो इसी तरीके का सुपरस्टार है। ऐसा नहीं है, तो नीचे भले ही नहीं जा रहा, लेकिन फिर वो होता है अच्छा इतने टाइम से उसको देख लिया, तो वो जो परफेक्ट मौका था गरम लोहे पर हथौड़ा मारने का, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मिस नहीं कर दिया। मतलब मैं जनरली जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी LA नाइट को देख के कुछ बहुत स्पेशल तो फील होता नहीं है, बस क्राउड का रिएक्शन अच्छा आ जाता है। लेकिन स्टोरी लाइन के केस में वीक बाय वीक मेरे को ऐसा याद ही नहीं रहता कि मेरे को अगले स्मैकडाउन में ये देखना है कि LA नाइट क्या करेंगे, ऐसा है कुछ। ओके, तो फाइनली काफी महीनों के बाद हमको ओडीसी जोन्स की तरफ से भी पता चल गई हैं चीजें। ओडीसी जोन्स, मैं बोल ही रहा था भाई कि कैसे ये तो बहुत ही तगड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, लेकिन उसके बाद ही क्या पता चला कि उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे, वही अजीब व गरीब तरीके के। लेकिन अब फाइनली आके कुछ एलिगेशंस के ऊपर ओडीसी जोन्स ने बात करी, कहते हैं वो सारे फॉल्स एलिगेशन थे, और अब 2025 से वो दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो ऑब्वियसली वो रिलीज ही हो गए थे। तो बस यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि जिन जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी टाइम के बाद वो आया, तो उन्होंने
उन्होंने बोला भी कि यहाँ पे बहुत टाइम के बाद है। पता नहीं यार, अब एलिगेशन हम क्या ही इसके ऊपर अपना तो कोई वर्डिक्ट दे ही नहीं सकते कि क्या सही हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन 2025 में अब वापस ज़रूर आ रहे हैं ओडीसी जोन्स। और मुझे ये तो नहीं लगता कि वो WWE कंपनी में आ रहे हैं, क्योंकि WWE ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। सोच रहे हो कैसे कैसे और नामों के साथ चीज़ हो रही है, तो फिर ओडीसी जोन्स तो फिर भी उस हिसाब से थोड़ा छोटा ही नाम हो गया। ये ट्वीट भाई सीधा दिल में जाके चुभा है मेरे। जब मैंने अपने ट्विटर को खोल के देखा तो भाई एजे स्टाइल्स का ट्वीट दिखा, जहाँ पे उनसे कोई बंदा सवाल पूछ रहा है कि भैया कब रेसलिंग रिंग में वापस आ रहे हो, कैसी तुम्हारी जो हीलिंग है वो चल रही है। उनके फुट में इंजरी हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा आई विल बी ऑनेस्ट दिस इंजरी इज चैलेंजिंग। और ये एजे स्टाइल्स की तरफ से आ रहा है बंदा जो कि इतना लंबा प्रोफेशनल रेसलिंग का करियर रख चुका था। अगर उसके लिए कुछ चैलेंजिंग है भाई तो शायद मामला तो यहाँ पे है। एक चीज सोच सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है कि एजे स्टाइल्स ने खुद बोला था कि वो ऐसे हील बनना चाहते हैं जो डोमिनिक मिस्टीरियो के लेवल पर होगा, जैसे उनको बहुत ज्यादा हीट मिली थी। लेकिन यार उनकी तो पूरी गाड़ी ही ऐसे पटरी से ही सी उतर गई। एक तो उनका कैरेक्टर भी फिर ऊपर नीचे रहा, फेक रिटायरमेंट, फिर एकदम से बेबी फेस भी बना दिया। पता नहीं यार, लेकिन जब किसी सुपरस्टार के रिटायरमेंट के दिन नजदीक आ जाते तो ऐसा लगता है अब इसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि ये बंदा रिटायर ही हो जाए। और ये थोड़ा थोड़ा मैं अब रैंडी ऑर्टन के भी फील करने लगा हूँ। पता नहीं भाई दोस्ती यारी तुम्हारी खत्म हो गई क्या ट्रिपल एच के साथ, क्या है चल रहा है पता नहीं। कुछ सुपरस्टार्स को लेकर तो मैं क्लूलेस हूँ कि ट्रिपल एच सोच भी क्या रहे हैं। एलेक्सा ब्लिस को लेकर तो यार कुछ अलग ही सीन हो गया। पता ये चला है कि एलेक्सा ब्लिस जो है अभी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रही है। कुछ इनके बीच में अनबन सी तो बन रही है, इस वजह से अभी कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ नहीं है पूरी तरीके से। क्या सीन सपाटा है। और जो एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न है वो थोड़ा सा होल्ड पर जा चुका है। अब होल्ड पर जाने का मतलब भाई अभी ज्यादा दिन तो रह नहीं गए, ये 20 दिन के आसपास ही है रॉयल रंबल में। तो अगर उससे पहले सीन सेट नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब एलेक्सा ब्लिस रॉयल रंबल में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे स्पेकुलेट कर रहे हैं उनको रिटर्न करने के लिए। और जब भी मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, ये कई बार टाइम खा जाती है, अच्छा खासा 2-3 महीनों का टाइम भी ये ले जाती है। तो अगर ऐसा है तो शायद अभी आपको थोड़े से अपने अरमानों में पानी डालना पड़ेगा कि एलेक्सा ब्लिस वापस आ रही है। बट यस अगेन कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन क्लियर हो गई तो चांस पूरे हैं कि वो रॉयल रंबल में भी एंट्री मार सकती है। बट पता कुछ नहीं है अभी इसके बारे में क्लियर तरीके से। ये अलग ही चल रहा है भाई। कहाँ हम पहले के टाइम में देखते थे कि अगर कोई हील सुपरस्टार है तो ऑटोमेटिक जो दूसरा हील है वो उसका साथी बन जाएगा। लेकिन कोफी किंगस्टन ने पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो के मजे ले लिए इस तरीके से, जब रिया रिप्ली ने उनके मेन सामान पे लात मार दी थी। और उसका जवाब कैसे दिया है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने, एक जीआईएफ पोस्ट करी। और देखो क्या खतरनाक जीआईएफ है कि इस पूरी जीआईएफ के अंदर ये पूरा मैच ही समा जाता है। और ये कोफी किंगस्टन और ब्रॉक लेसनर वाला मैच है। मजे लेते हुए उन्होंने लिखा दिस यूक और कोफी किंगस्टन को टैग किया। और भाई इस पे देखो 24,000 तो लाइक्स ही हो चुके हैं। कहाँ कोफी ने ट्वीट किया था भाई 3-4 हजार भी लाइक नहीं हुए, और डोमिनिक मिस्टीरियो के खतरनाक जवाब पे 24,000 लाइक्स हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे हील भी हील के साथ नहीं है। रॉयल रंबल के ग्राफिक काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन लोग इसके ऊपर रख रहे हैं। आप देखो, आप बताओ को कैसा लग रहा है। ये केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का ग्राफिक है, और दूसरा आप सेम ही ग्राफिक में जॉन सीना और रोमन रेंज को देख सकते हो। भाई सोचा नहीं था कभी दोबारा से भी ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। हाँ थोड़े अलग हैं, यूनिक किस्म के बनाए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अच्छे हैं या कैसे हैं, लेकिन थोड़े यूनिक बनाने की तो WWE ने कोशिश की है। लोग इसके ऊपर अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। बट यस, जैसे कि हमको कल स्मैकडाउन से पता चला कि रोमन रेंज रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं। अब देखो क्या अलग अलग बातें शुरू हो चुकी है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ही बात बताऊंगा, और ये अपनी बात मैंने आज नहीं, आज से काफी महीनों पहले अगस्त के महीने में मैंने ट्वीट किया था, जहां पे 2015 में पहले रोमन रेंज को बू हुई थी रॉयल रंबल में जब वो जीते थे। और सोचो 10 साल के बाद वो करें वो चीज़ दोबारा से, लेकिन इस बार लोगों का जो है उनको सपोर्ट मिलेगा, सारे लोग उनको पसंद करेंगे। एक फुल सर्कल वाला मोमेंट। अब लोग ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 10 साल बाद रोमन रेंज फिर रॉयल रंबल जीतेंगे, और उनकी एंट्री भी रॉयल रंबल मैच में 5 साल के बाद हो रही है, क्योंकि इतने टाइम से तो वो ट्राइबल चीफ ही बने बैठे थे। अब उस फेवर को भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं लोग कि कैसे ये जो फेवर है, क्या ये ऐसा तो नहीं है जो पॉल हेमन और रोमन रेंज के बीच दूरियां भी पैदा कर सकता है, और सीएम पंक और रोमन रेंज की फ्यूड की शुरुआत कर सकता है, और पॉसिबली फिर ये मैच रेसलमेनिया में होगा कि सीएम पंक की किसी तरीके से कुछ तो असिस्ट वो उनको कर दे मैच जीतने में, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया में ही वो फेवर चाहिए सीएम पंक को, जो कि उन्होंने पॉल हेमन से बोला था। ऐसा हमको हिंट मिला था कि उन्होंने एक प्रोमो में उसका इशारा दिया था। तो क्या पता पॉल हेमन कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से सीएम पंक जीत जाए, फिर रोमन रेंज बेचारा रह जाए, फिर ये मैच सेटअप करे। तो रेसलमेनिया से पहले रॉयल रंबल में देख के तो ऐसा लग रहा है कि वैसे तो हर बार ही हम कहते हैं कि रॉयल रंबल से बहुत सारे मैचेस आगे क्या होंगे रेसलमेनिया में पता चलेंगे। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि रॉयल रंबल खत्म होने के साथ ही हमारे दिमाग में 90% शायद जो रेसलमेनिया का मैच है वो दिख सकता है। इवन अगर आप रोमन रेंज और रॉक के मैच को स्टिल मानते हो कि वो रेसलमेनिया 41 में होगा, तो क्या पता रॉक ही वो सुपरस्टार हो जो कि रोमन रेंज के लिए कुछ अड़ंगा लगा दे। तो देखो वही अगेन बात है कि इस बार रॉयल रंबल देख के आई थिंक पूरी क्लैरिटी, पूरी मतलब ऑलमोस्ट पूरी, कि रेसलमेनिया का मैच कार्ड कैसा होगा, कौन से सुपरस्टार को किसके साथ मैच मिलने वाला है। वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।